रिवीजन करो ध्रुव अपनो सीरीज का, यह 21 नंबर का सीरीज है। इसके पहले जो भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके सारी वीडियो देख लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा ये शुरू कर लेते हैं। प्लेलिस्ट बना है ज्ञान बिंदु करके, तो वहां जाकर देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा है दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। 4 और भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके 6 अंग हैं जो इस प्रकार हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा कुरुसी हंगरी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, याद रखिएगा। आइए और कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखा दिए और यहाँ से मिलान कर लेते हैं। चलिए, ऑप्शन सी आपका सही है, यानी इंद्रावती नदी मैच कर जाएगा केरल से। पेरियार जो है, एक सेकेंड, इंद्रावती मैच कर जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से, पेरियार केरल से मैच करेगा, और सिमलीपाल उड़ीसा से मैच करेगा, और बांदीपुर कर्नाटक से मैच करता है। इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इदुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत में उड़ीसा के राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें इसमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। देख लेते हैं ये। भारत में का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में वर्ष 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया जाना प्रस्तावित है। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क काबुल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में राज्य में स्थित है। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिली है। भारत में 5 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 54 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो आंसर होगा आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव्य के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इससे पूर्व द्रव्यों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, और हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जाता है। ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट आइए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे आइए इधर ही मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोची, साइकिल लुधियाना में आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पोत निर्माण स्थल कोचीन इसे अरब सागर की रानी
के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। बेम्बाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोची पतन एक प्राकृतिक पतन है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मलाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला एवं पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1995 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, आइए। यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र एक शहर है जहां मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यह तोपगढ़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। लुधियाना पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती हैं। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे मिट्टी के घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं आपका प्रोटीन में। पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनिया, अमोनिया क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में के मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक क्षीण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हवा में परागकण को कहते हैं आपका वायु परागण। पौधों के हवा द्वारा परागकण को वायु परागकण कहते हैं। पौधों में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्यपुंज, दलपुंज, पुंग तथा जयांग। पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे जननांग भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पुंसंग पुष्प का नर युग्मक तथा जयांग में मदा युग्मक बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देख लेते हैं। परागकण 2 प्रकार का होता है। परागकण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागकण और परपरागकण। स्वपरागकण जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधों पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागकण कहते हैं। परपरागकण जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागकण कहते हैं। परागकण की विधियां देखिए यहाँ पे। वायु परागकण वायु द्वारा होता है। कीट परागकण कीट द्वारा होता है। जल परागकण जल द्वारा होता है। जंतु परागकण जंतु द्वारा होता है। पक्षी परागकण पक्षी द्वारा होता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आइए। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। पढ़ लेते हैं। देखिए इस यहाँ पे ज़्यादा जानना नहीं है, करंट अफेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक जम्मू एवं कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम कोकस सैटाइवस है। ठीक है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है। जीवन भौगोलिक संकेतक। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों, कौन सा तरीका नष्ट नहीं करता है? तो आपका निस्यंदन, ऑप्शन बी।
निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। जल शुद्ध करने के लिए प्रमुख विधियां हैं। आरओ सिस्टम, इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध एवं मीठा बनाता है। यूवी रेडिएशन सिस्टम, इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरिनेशन देख लेते हैं। आइए, क्लोरिनेशन, इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जल आपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जल के उबालने, जल को उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एनएसडीएल का पूर्ण नाम बताना है। आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। एसिटिक अम्ल, यह एक सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी के कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसे इथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल वार सॉल्युबल होता है। यह स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। वह त्वचा के ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में जो है आपका सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, नसरुद्दीन शाह हैं, गिरीश कर्नाड, मार्कंडे, डॉली ठाकुर, ये सारे हस्ती हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हस्तियाँ थिएटर या अभिनय से जुड़े हुए हैं। नसरुद्दीन शाह जो है सब देख लीजिएगा, ये हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। गिरीश कर्नाड जो है आपका एक कवि हैं। ठीक है, बस इतना जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इन लोगों में। यहाँ पे मरकंद जो है देश पांडे क्या हैं, तो ये भी एक अभिनेता हैं। और डॉली ठाकुर जो है भारतीय फिल्म में एक प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए 25 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो यह आपका पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूरू के पास, इसलिए इसे वांडूरू राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। उद्यान में दो प्रमुख द्वीप समूह है, जो द्वीप और लेबनीज द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप समूह से द्वीप तक भिन्न है। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है जो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क एवं जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत, एक सेकंड, कहाँ से हम लोग, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। यह एक दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर सागर द्वीप गंगा सागर संगम भी कहलाता है। वह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है।
इसी द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करामाती पवन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पवन चैनल के माध्यम से देश से अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटली जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो आपका द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम हो जाएगा। कुछ नहीं में कुछ का निर्माण कुछ नहीं में कुछ नहीं आता नहीं नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 27 है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती हैं। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती हैं: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबिती। एक बार और देख लीजिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतंत्र कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन? आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के साथ मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित एक अफ्रीका महादेश है: सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबन और युगांडा। भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश निम्न हैं: उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप, मैक्सिको, अफ्रीका महादेश का देश मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया। एशिया महादेश का देश ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों में से होकर गुजरती है: अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच आपका पोलिनेशिया इत्यादि हैं। सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष पर भर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया था। कौन? प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम या टाइटेनियम के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। ठीक है।
भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण में राजस्थान में किया गया था। इसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किया गया था, जिसका कोड शक्ति 98 था, जिसमें यूरेनियम से लेकर के ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का प्रयोग हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी महावीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा बारक को 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? आपका हो जाएगा यहाँ पे कर एवं लेखांकन से है। ऑप्शन सी आंसर होगा। हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार का एक मूल्य है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के हस्तांतरण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्यों को निरूपित करता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के 4 प्रकार के साधन हैं। कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल आदि राज्य हैं। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन कुआं है। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल का 37.8% भाग सिंचाई की जाती है। सिंचाई की तृतीय साधन तालाब है, जिसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 14.5% होता है। दक्षिण भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूपों का आता है। इससे कुल सिंचाई क्षेत्र का 7.7% सिंचाई की जाती है। इसके प्रमुख राज्य हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि। बिहार में सिंचाई के साधन हैं नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं। बिहार में नहरों की कुल सिंचित भूमि का 27.4% भाग सिंचित होता है। नलकूपों द्वारा कुल सिंचित लगभग 61.39 भाग पर सिंचाई की जाती है। ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर के संवादों की भाषा प्राकृतिक थी। प्राकृतिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, इसी का सामान्य नाम प्राकृत है। ठीक, यहाँ पे आइए देख लेते हैं कुछ और बातें। आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका। कुछ दिवसों के नाम देख लेते हैं। 1 मई विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी भारतीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। विश्व एड्स दिवस मनाने के उद्देश्य एड्स के बारे में जागरूक करना है। यह शुरुआत WHO द्वारा 1988 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? बताइए। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। रक्षा विभाग या रक्षा विभाग एक स्टाफ है। बस इतना जानिए, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया है? तो आपका चेन्नई में। ठीक है, चलिए यहीं पे इन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।